हे एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होपफुली आप सभी की होली कलरफुल रही होगी। फेस्टिविटीज़ का, त्यौहार का आपने अच्छे से लुत्फ उठाया होगा। तो चलिए आज से क्लासेस को रिस्टार्ट करते हैं। 3-4 दिन की होली हो गई, काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया इस बार। चलिए, मेरा नाम है अमन बहल और आज करने वाले हैं आर्ट ऑफ रीडिंग पे क्लास को। इन क्लासेस के जरिए जो रीडिंग वाली क्लास आती है ना सैटरडे संडे, मैं आपको ये सिखाता हूँ कि इस तरह के बड़े बड़े सेंटेंसेस को, जिनकी स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स, मल्टीपल वर्ब्स, क्लोज फ्रेज, आप दिमाग में कैसे ब्रेक करेंगे पढ़ते हुए, ताकि इनका 100% मीनिंग निकाल सकें, नंबर 1। और साथ में कहीं कोई फॉर्मूला एरर हो, कोई ग्रामर एरर हो, उसको भी आप लॉजिकली पकड़ पाएँ। फॉर्मूला मैं आपको सिखा दूंगा क्लास में, ऑलरेडी ऐसी काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं। सभी सेंटेंसेस द हिंदू से उठाए गए हैं। जल्दी से क्लास को शुरू करेंगे। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस है अपना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, द हिंदू से उठाया गया है। मैं चाहता हूँ आप सभी बच्चे अच्छे बच्चे की तरह एक बार वीडियो को पॉज करें और खुद से इसको एक ट्राई दो। क्या ये सेंटेंस पढ़ पा रहे हो आप, मीनिंग निकाल पा रहे हो, और साथ में क्या लॉजिकली कोई ग्रामेटिकल एरर्स आपको दिख रही हैं इसमें। चलिए, अब मैं इसको शुरू कर रहा हूँ, एक बार खुद से ट्राई देना। देखो, इन सेंटेंस को पहले पढ़ने का तरीका ये है, एक बार इसको पढ़ लो, वैसे ही मोटा मोटा आपको समझ में आए। द डिसीजन अनाउंस्ड इन अ जॉइंट स्टेटमेंट issued by the US and Ukraine after senior level talks in Jeddah, Saudi Arabia, reflect US President Trump's push and focus on a ceasefire in the ongoing conflict. अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसे तो हम ही पढ़ लेते। देखो, ये जो आपने पढ़ा है ना, मेरे पढ़ने और आपके पढ़ने में फ़र्क ये होगा, आपने इसको इस तरीके से इस स्ट्रक्चर में नहीं पढ़ा। ये जो मैंने अलग अलग लाइंस की है ना, आपको इस तरह से सेंटेंस को दिमाग में तोड़ना है। तोड़ना मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे टूटेगा। मैंने क्या किया, डिसीजन लिखा और उसके बाद में कॉमा से कॉमा तक ये पूरा फ्रेज अलग कर दिया, और इस फ्रेज के भी मैंने 3 टुकड़े कर दिए। फिर मैंने वर्ब को रखा, फिर मैंने वर्ब के बाद में उसके ऑब्जेक्ट को रखा। सेंटेंस कुछ ऐसा है कि जो डिसीजन है, जो कि अनाउंस्ड है या अनाउंस किया गया था, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म इसलिए क्योंकि ये डिसीजन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है। इसको बोल देते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल भाई, वर्ब जो है अपनी V3 और वर्ब की ING फॉर्म में पार्टिसिपल या एडजेक्टिव का काम कर देती है, नाउन के बारे में कुछ एडिशनल बता देती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ हमेशा, ब्रोकन हार्ट। हार्ट क्या है, नाउन। ब्रेक वर्ब की थर्ड फॉर्म है ब्रोकन। तो टूटा हुआ दिल, कैसा दिल, टूटा हुआ दिल। दिल के बारे में ब्रोकन ने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल बन गई। वैसे ही डिसीजन, कौन सा डिसीजन, जिसको अनाउंस किया गया था, और कहाँ किया गया था, एक जॉइंट स्टेटमेंट में। अच्छा, जॉइंट स्टेटमेंट कहाँ से आई, इस स्टेटमेंट के लिए एक और पार्टिसिपल लगा दिया इसने, V3। ये स्टेटमेंट को इशू किया गया था, इस स्टेटमेंट को दिया गया था US के द्वारा और यूक्रेन के द्वारा, बाय द US एंड यूक्रेन। ये जो डिसीजन है ना इस टाइप का, जो इस तरीके से अनाउंस था और इन लोगों ने स्टेटमेंट दे करके अनाउंस किया था, ये डिसीजन आया था एक बहुत सीनियर लेवल टॉक्स के बाद, आफ्टर सीनियर लेवल टॉक्स, और टॉक्स हुई थी जेदा में, सऊदी अरेबिया में। ये डिसीजन रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि दिखाता है। रिफ्लेक्ट का मतलब कुछ और नहीं है, शो या डिमॉन्स्ट्रेट, दिखाना। तो ये डिसीजन शो करता है या रिफ्लेक्ट करता है अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप के पुश को या दबाव को और उनके फोकस को। और ये दबाव और फोकस किस चीज़ पे है, एक सीज फायर पे है, युद्ध विराम पे है, इस चलते हुए ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट में। तो दिमाग में लंबे सेंटेंस आपको ऐसे तोड़ने हैं। 2-3 बार पढ़ के आप खुद से आइडेंटिफाई करो कौन सी पार्टिसिपल फ्रेज है, सब्जेक्ट कहाँ रखा है, किसने क्या काम किया। अगर मैं एक नौसिखिया रीडर हूँ जिसने अभी अभी अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया है, हिंदी मीडियम का बच्चा हूँ, तो मैं ये सोचने लगूंगा कि डिसीजन की वर्ब है अनाउंस्ड। लेकिन आप जैसे ही ऐसा सोचते हो तो खुद से सवाल करो, सर डिसीजन ने कुछ अनाउंस किया था क्या। देखो, एक डिसीजन अनाउंस करेगा और एक डिसीजन को अनाउंस किया जाएगा। डिसीजन कभी कुछ अनाउंस नहीं करता, डिसीजन को अनाउंस किया जाता है। समझ पा रहे हो इस बात को, यानी डिसीजन की वर्ब अनाउंस हो ही नहीं सकती। अनाउंस तो कोई इंसान करता है, लाउड स्पीकर करता है। तो यानी ये वर्ब ना होकर के पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है।
इस तरीके से दिमाग में मुझे कनेक्शन बनाना है। डिसीजन जो अनाउंस किया गया था और स्टेटमेंट जो कि इशू की गई थी। अब एरर्स को पकड़ते हैं इसमें। एक बार मैं मोटा मोटा आइडिया दे देता हूं आपको, स्ट्रक्चर क्या है इसकी। ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए, पूरे के लिए पार्टिसिपल फ्रेज है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, अनाउंस्ड इन अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नाम के नाउन के लिए फिर से एक पार्टिसिपल फ्रेज है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, जो कि इशू की गई थी। ये डिसीजन कब आया था? सीनियर लेवल टॉक्स के बाद में आया था। ये आफ्टर से बनने वाला पूरा फ्रेज, नाम याद रखना जरूरी नहीं है, बता देता हूं इसका काम क्या है। ये है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। डिसीजन कब आया था? डिसीजन सुबह में आया था, शाम में आया था, रात में, दोपहर में, इस तारीख को, इस दिन। डिसीजन आया था भाई साहब इन टॉक्स के बाद में, यानी वक्त बताया जा रहा है इस आफ्टर वाले पूरे फ्रेज से। तो ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, एपीटी, ये बन गई डिसीजन की वर्ब। और यहीं पे थी एरर। डिसीजन सिंगुलर है, लेकिन इतनी सारी वर्ब्स देख करके आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वर्ब को आपको डिसीजन से कनेक्ट करना है, तो यहाँ आना चाहिए रिफ्लेक्ट्स। बड़ी सिंपल एरर है। चलो, रिफ्लेक्ट क्या करता है? अमेरिका के प्रेसिडेंट जो हैं उनके पुश और फोकस को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट नाम की वर्ब से व्हाट का रिप्लाई किया दो नाउन्स ने। डिसीजन क्या दिखाता है? एक तो पुश को दिखाता है, पुश यानी दबाव, दूसरा फोकस को दिखाता है। तो व्हाट से रिप्लाई करने वाले ये दोनों नाउन्स इस डिसीजन वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं। फोकस किस पे है? एक सीज फायर पे, युद्ध विराम पे। इसको आर्मिस्टिस है ना, युद्ध फायर, सीज फायर यानी गोलीबारी बंद हो जाना, शांति हो जाना, आर्मिस्टिस भी बोलते हैं इसको। और ये सीज फायर कहाँ आई है? इन द ऑनगोइंग, इस चलते हुए ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट में। ऑनगोइंग का मतलब है जो कंटिन्यू चल रहा हो, जो भी जारी हो। तो एक एरर तो आपने इस तरीके से ब्रेक करके सीधे ही पकड़ ली। ये तो थी प्रीलिम्स वाली। साथ ही YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को भी जरूर से डाउनलोड करें। फर्स्ट कमेंट में ऐप का लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन पे आपको मिलेंगे पेड कोर्सेज, प्रीमियम कोर्सेज, लेकिन नाम भर के प्रीमियम है। स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर बहुत अफोर्डेबल फीस में आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे राइटिंग का कोर्स 50 से 60 घंटे में आपको इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है। इस कोर्स के जरिए हजारों लोग बेनिफिट ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ द राइटिंग कोर्स। होली के मौके पे कूपन लगा लेना कलर्स। आपको मिनिमम प्राइस 470 रुपये के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है ड्यूरिंग होली। इसी तरीके से आपको यूपीएससी का कोर्स मिलेगा। यूपीएससी और स्टेट सिविल सेवाओं के इंग्लिश के सेक्शन को इसमें बड़े अच्छे से कवर करवाया गया। फिर इसमें चाहे आंसर राइटिंग हो, ऐसे राइटिंग हो, या फिर वोकैब हो, सीसेट हो, एवरी एस्पेक्ट ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विसेज इज कवर्ड इन द कोर्स। अगेन, सिविल सर्विसेज कोर्स पे भी मिनिमम प्राइस का कूपन अभी लगा सकते हैं आप। फ्लाइंग कलर्स, इस कूपन का इस्तेमाल करें ड्यूरिंग होली। बैंकिंग एसएससी के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसमें सभी एग्जाम्स बैंकिंग और एसएससी के सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना सिखाया जाता है। ये दोनों प्रैक्टिस कोर्सेज हैं। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दीज कोर्सेज एज वेल। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है टीम का, आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं टीम से। ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा इन द फर्स्ट कमेंट। अब मेंस वाली एरर पकड़नी है, यानी मेंस लेवल का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आपको देखना है। चलो, उसके लिए आपको अलग से ले जाना पड़ेगा मुझे। देखो, इंग्लिश में जितनी भी वर्ब्स आप देखते हैं ना, या तो वो होती है ट्रांजिटिव या होती हैं इंट्रांजिटिव। अब आप बोलोगे सर ये बड़े बड़े वर्ड्स क्या करूं मैं इनका, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का। सिंपल सा फॉर्मूला ये है, ट्रांजिटिव वो वर्ब है जो अपने बाद में सीधे अपना ऑब्जेक्ट ले लेती है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब जो है ना, अपना ऑब्जेक्ट सीधे नहीं लेती, बीच में कोई प्रेपोजिशन फंसा लेती है। और इस वजह से मोस्ट वर्ब्स जो कि इंट्रांजिटिव हैं, जो अपना ऑब्जेक्ट नहीं ले सकती, उनके बाद में कोई प्रेपोजिशन फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड मतलब उस प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हर बार होगा उस वर्ब के बाद में, जब भी उसको उसका ऑब्जेक्ट लेना हो। डायरेक्ट ना लेकर के इनडायरेक्ट तरीके से वो वर्ब ऑब्जेक्ट लेगी। जैसे आप इंतजार कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो आप ऐसा कभी भी नहीं लिखेंगे आई एम वेटिंग अमन सर, गलत हो जाएगा ये। वेट वर्ब एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, अपने बाद फॉर लेती है। आई एम वेटिंग फॉर अमन सर। अडियर का मतलब, अबाइड का मतलब, कंप्लाई का मतलब होता है किसी चीज़ का सख्ती से पालन करना, किसी कानून का, रूल का, कायदे का। अडियर के बाद में टू, अबाइड के बाद में बाय, कंप्लाई के बाद में विद। ये प्रे फॉर, केयर फॉर, डिपेंड ऑन, इंसिस्ट ऑन। अब मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, ऐसी 1000 क्यों बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में शायद 25-30 हज़ार वर्ब्स हैं, तो 30,000 में से लगभग 50% इंट्रांजिटिव हुई, तो 15,000 वर्ब्स जो हैं अपना अपना फिक्स प्रेपोजिशन रखती हैं। सारे फिक्स प्रेपोजिशन याद नहीं रखे जा सकते, लेकिन ये जो कॉमन वर्ब्स है ना, ये आपको रीडिंग में पकड़नी है, ध्यान देना है। जब आप मेरे साथ एडिटोरियल कर रहे हो तो खुद से ध्यान दो, सर रिफर देखो, रिफर के बाद में टू आया, आपने बताया था देखो टू लगा हुआ है।
समझ पा रहे हो? एक लिस्ट बनाओ, 10-12 तो मैंने लिख दी हैं, आपको 100-150 जो कॉमन वर्ब्स हैं उनके फिक्स प्रेपोजिशन पता होने चाहिए। चलिए एक अलग से क्लास कर लेंगे प्रोबेबली नेक्स्ट संडे को, ठीक है? मैं ऐसी 150-200 वर्ब्स मोटी मोटी उनका एक नोट्स बना करके एक पीपीटी में आपको समझा दूंगा, पीपीटी को आप रेफर करें बार बार। तो ये आपको याद रखनी पड़ेंगी और याद होंगी रीडिंग से। रीडिंग में जब भी पुश आएगा उसके बाद में फोर दिखेगा। टॉक भी जिस भी चीज़ के बारे में बातचीत कर रहे हैं अबाउट के लगा करके बताएंगे। लाफ के बाद जब भी लिखेंगे आप एट लिखेंगे जिस भी चीज़ पे आप हंस रहे हैं, है ना। लिसन के बाद में टू लगाएंगे जिस चीज़ को सुन रहे हैं। इंसिस्ट यानी दबाव देना, इसके बाद में ऑन आता है। प्लान करते हैं, प्लान फॉर सक्सेस, तो फोर लगेगा प्लान के बाद। तो कहने का मतलब इन वर्ब्स को आपको दिमाग में बिठाना है और यहीं से हमारा बनता है फॉर्मूला। फॉर्मूला ये बनता है, कभी कभी किसी सेंटेंस में दो वर्ब्स एक साथ आई होंगी, वर्ब नंबर 1 और वर्ब नंबर 2, बीच में लगा होगा प्रेपोजिशन जो है कंजंक्शन एंड या फिर और कोई भी ऐसा कंजंक्शन जो वर्ब्स को जोड़ सके। दिक्कत ये होगी कि इन दोनों वर्ब्स के सेपरेट फिक्स प्रेपोजिशन नहीं दिए होंगे, सिर्फ बाद वाली वर्ब का एक फिक्स प्रेपोजिशन आपको दिया होगा। आपको खुद चेक करना है कि दोनों के फिक्स प्रेपोजिशन लगे हैं या नहीं लगे। चलो मैं इसको टेक्निकली समझाता हूँ। वी वेट फॉर एंड होप फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। हम इंतजार करते हैं और होप करते हैं एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स का। वेट वर्ब अपने बाद में फॉर लेती है जिस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, होप वर्ब अपने बाद में फॉर लेती है जिस चीज़ की आप आशा कर रहे हैं। दोनों के फॉर मिक्स हो गए और आपने क्या किया, इस सेंटेंस को कुछ ऐसा बना दिया। वी, थर्ड वाला देखना, वी वेट एंड होप फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। क्या होगा, ये जो फोर है ना, फोर ये यहां भी फिट हो गया और वेट के बाद में भी फिट हो गया। अब इसी को थोड़ा और एडवांस ले जा रहा हूं। मान लीजिए सेंटेंस ऐसा हो, वी सीक एंड होप फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। फॉर लगा हुआ है, दो वर्ब्स जुड़ी हुई हैं, सीक और फॉर एंड कंजंक्शन से। फॉर्मूला आपको पता है, बाद वाला जो प्रेपोजिशन है वो दोनों वर्ब्स में अटैच हो जाएगा। वी सीक फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड वी होप फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। लेकिन दिक्कत ये है कि सीक वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेती, कोई प्रेपोजिशन नहीं लेती। तो इस केस में क्या होगा, यहां पे जो फोर लगा है ना, ये नल एंड वॉइड हो गया। क्यों नल एंड वॉइड हो गया, क्योंकि सीक को जरूरत ही नहीं है फोर की। भाई इस होप ने बोला कि हम दो वर्ब्स हैं, हमारे बाद में फोर आ रहा है, क्या तुझे चाहिए? सीक ने बोला मुझे तो चाहिए ही नहीं, मैं तो बिना जो है प्रेपोजिशन के आता हूँ। आई सीक योर रिस्पॉन्स, आई सीक सक्सेस। तो सीक ने बोला ये प्रेपोजिशन जो है ना ये तू रख ले अपने पास, मेरे को तो प्रेपोजिशन की जरूरत है ही नहीं। तो ये दोनों केसेस में चल जाएगा। अगर वेट को जरूरत थी तो वेट इससे फोर ले सकता है, सीक को जरूरत नहीं है तो इस फोर को आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन तीसरा केस बताता हूं जहां नहीं चलेगा। वी टॉक्ड एंड लाफ्ड एट द इंसिडेंट। हमने बातचीत की और हंसे इस पूरे वाकये पे, घटना पे, इंसिडेंट पे। लाफ और टॉक दो वर्ब्स हैं, जुड़ी हुई हैं एंड से। लाफ ने बोला मेरे बाद एट आ रहा है, टॉक को पूछा तुझे चाहिए? टॉक ने बोला यार एट तो नहीं चाहिए मुझे, मैं तो अपने बाद में अबाउट लेती हूं। पिछले वाली स्लाइड में दिखा देता हूं आपको। टॉक के बाद में कहीं होना चाहिए, देखो इसमें है, टॉक के बाद में अबाउट आता है। आई टॉक अबाउट इट, वी टॉक अबाउट इट, है ना। दे टॉक्ड अबाउट द इंसिडेंट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो टॉक तो बाद में अपने लेती है अबाउट। टॉक ने बोला भाई मेरे को नहीं चाहिए ये एट, मेरे को तो अबाउट चाहिए। बस यहीं पे आपकी एरर बन गई। ये एट जो है ना इस टॉक को चाहिए ही नहीं, और ऐसा भी नहीं है ये बिना प्रेपोजिशन के आता हो, अगर आता होता तो भी चल जाता, ये मना कर देता एट को, पर ये अपनी खुद की प्रेपोजिशन मांग रहा है, इसलिए सेंटेंस गलत है। आपको लिखना चाहिए दे टॉक्ड अबाउट एंड लाफ्ड एट द इंसिडेंट। दोनों वर्ब्स की अलग अलग प्रेपोजिशन आपको लिखनी चाहिए एंड कंजंक्शन से, जब वर्ब्स को आपने जोड़ रखा है। शी वरीड एंड प्रेड फॉर हर फ्रेंड सेफ्टी। वो परेशान थी, चिंतित थी और प्रार्थना कर रही थी, प्रे कर रही थी अपने फ्रेंड की सेफ्टी के लिए। वरी के बारे में अबाउट लगाते हैं, वरी अबाउट समथिंग, यहाँ पे अबाउट नहीं लगा हुआ। फॉर यहाँ लग नहीं सकता, अगर लगा सकते तो भी चल जाता काम पर, वो भी नहीं हो सकता। तो वरी ने बोला मुझे मेरा अलग से प्रेपोजिशन चाहिए, तो यहाँ पे आपको अबाउट लगाना चाहिए। ही अपोलोजाइज्ड एंड ऑफर्ड टू करेक्ट हिज मिस्टेक। उसने अपोलोजाइज किया, यानी कि उसने माफ़ी मांगी। अपोलोजाइज के बाद में फॉर लगाते हैं। आई अपोलोजाइज फॉर इनकन्वीनियंस,
दे अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक, जिस भी चीज़ के लिए आप माफ़ी मांग रहे हैं। ऑफर वर्ब अपने बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेती। ही अपोलोजाइज्ड एंड ऑफर्ड टू करेक्ट हिज मिस्टेक, कोई प्रेपोजिशन यहाँ पे दी नहीं हुई, टू करेक्ट यहाँ पे एक इन्फिनेटिव है। अपोलोजाइज ने बोला भाई प्रेपोजिशन यहाँ पे कोई लगी नहीं हुई है, मुझे मेरी दे दो, यहाँ पे लिख देंगे फॉर, ठीक है ना। ही अपोलोजाइज्ड फॉर एंड ऑफर्ड टू करेक्ट हिज मिस्टेक। तो अगर ये फॉर्मूला आपने समझ लिया और आज से इन सारी वर्ब्स पे आपने काम करना शुरू किया, लिस्ट बनाई, तो इस हिसाब से यहाँ पे आपको एरर दिख जाएगी, जो मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखो, ट्रम्प का पुश था और फोकस था। फोकस होता है ऑन लगा करके, पुश के बाद में आता है फॉर। पुश फॉर यानी किसी चीज़ के लिए दबाव डालना। पुश फॉर हार्डवर्क, पुश फॉर सक्सेस, जो भी चीज़ आप चाहते हैं उसके लिए दबाव डाल रहे हैं तो पुश फॉर कर रहे हैं, है ना। तो पुश फॉर एंड फोकस ऑन अ सीज फायर। ऑन प्रेपोजिशन पुश के बाद में नहीं आ सकती, अगर आ जाती तो काम चल जाता, लेकिन पुश अपने बाद में क्या लेता है, पुश अपने बाद में फॉर लेता है। कहीं लगाया होगा मैंने यहाँ, पुश फॉर समथिंग। तो ये था मेंस वाला एडवांस लेवल का एरर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल यही फॉर्मूला यूज करते हुए इसे ब्रेक करेंगे। मीनिंग निकालना है इसका पहले और फिर इसकी निकालनी है एरर्स। हिंटिंग टू which appears to be a limited future US commitment and involvement with the conflict. The Trump administration has so far avoided providing any security guarantee to Ukraine. पढ़ना कैसे है, पहले तो दिमाग में स्ट्रक्चर तोड़ो इसको। देखो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से सेंटेंस कभी भी शुरू हो जाए, लिख लो कहीं पे साइड में। वर्ब की आईएनजी फॉर्म अंग्रेजी में कभी भी क्लोज की शुरुआत में आ जाए, सेंटेंस ही नहीं क्लोज भी, या फिर कोमा के बिल्कुल बाद में आ जाए, कोमा लगाओ और उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हो, तो ये कहलाती है PPSA। नाम पे मत जाओ, काम समझो। प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, यानी ये एक एडिशनल एक्शन दिखाती है मेन एक्शन के साथ साथ। समझ गए ना। जो मूवी का हीरो है, अभिनेता है, उसके साइड में साइड हीरो का काम करती है। बताता हूँ कैसे। हिंट करते हुए कोई और काम हुआ है, वो काम तो करना ही है, उसके साथ में हिंट करते हुए, और किस चीज़ पे, वो चीज़ पे विच, जो कि अपीयर होती है कि वो है, और क्या है, एक लिमिटेड या पाबंदी वाला या सीमित फ्यूचर का अमेरिका का कमिटमेंट, आने वाले वक्त में अमेरिका का वचन, और उसकी इन्वॉल्वमेंट इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ में, इस चीज़ की तरफ हिंट करते हुए। हुआ क्या, हुआ ये कि जो ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अभी तक अवॉइड किया। अब देखो मेन हीरो ये आ गया, वो अब आई है पे अवॉइड। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अवॉइड किया है प्रोवाइड करना या देना कोई भी सिक्योरिटी गारंटी यूक्रेन को। समझ गए ना। तो जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अवॉइड कर रहा था, यानी गारंटी देने से बच रहा था, तब साथ साथ यही एडमिनिस्ट्रेशन दूसरा काम कर रहा था हिंट करने का। ये हिंट भी दे रहा था जो हमें दिखाई देती है कि एक सीमित सा यूएस का कमिटमेंट है और इन्वॉल्वमेंट है इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ में आने वाले वक्त में, फ्यूचर में। तो ये तो थी इसकी स्ट्रक्चर। सेंटेंस का सब्जेक्ट है ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन, वर्ब है इसकी हैज सो फार अवॉइडेड, परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, सो फार एडवर्ब का इस्तेमाल हुआ है। आपको पता है सो फार, येट, स्टिल, ये सारी एडवर्ब्स परफेक्ट टेंस को ट्रिगर करती हैं, खास करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। सो फार, एज येट, स्टिल, ये तीन एडवर्ब्स को हमेशा याद रखना, करवाई हुई है आपको सारी। चलिए, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब। अवॉइड क्या किया, प्रोवाइड करना। वर्ब की आईएनजी फॉर्म अवॉइड नाम की वर्ब के बाद आई हुई है, और क्यों आई हुई है, क्योंकि अंग्रेजी में 20 ऐसी वर्ब्स मैंने आपको करवाई हुई हैं जो अपने बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लेती हैं। या तो कोई नाउन लेंगी, और अगर वर्ब आएगी तो उसको आईएनजी फॉर्म में बदल देंगी। टू प्रोवाइड, टू प्ले, टू ईट, ऐसा टू इंफिनिटिव अपने बाद में नहीं लेती। ठीक है ना। तो अवॉइड है, एडमिट है, डिनाई है, रिज्यूम, फिनिश, लिस्ट आपको मैंने करवाई हुई है, करवा दूंगा, दिखा दूंगा अभी लिस्ट। अवॉइड वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट आया हुआ है। प्रोवाइड जो ऑब्जेक्ट वर्ब है तो ये वर्ब ही, इसने अपना ऑब्जेक्ट लिया हुआ है सिक्योरिटी गारंटी। क्या प्रोवाइड करना है, किसी भी सिक्योरिटी गारंटी को यूक्रेन को। हिंटिंग यहाँ पे PPS से हो गया। चलो, गलती कहाँ है इसमें, देखो पहली गलती तो वही आ गई, कमिटमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट दोनों नाउन्स हैं। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था दो वर्ब्स के जुड़े होने का,
ये वर्ब्स के साथ साथ नाउन्स पे भी अप्लाई होता है। बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जो अपने बाद में प्रेपोजिशन लेते हैं। अटैक ऑन समथिंग, डिमांड फॉर समथिंग, ऑर्डर फॉर समथिंग, याद है ना, रशियाज अटैक ऑन यूक्रेन, पीएम मोदीज डिमांड फॉर रिफॉर्म, है ना। तो ये सारी वर्ब्स के साथ साथ नाउन्स भी मैं लिस्ट करवाऊंगा सारी आपको किसी दिन, अपने बाद में प्रेपोजिशन फिक्स रखते हैं जो उनका लगता है। अगर ऐसा है तो कमिट जो है ना, कमिटमेंट, इससे बन गया नाउन, अपने बाद में लेता है टू, कमिटमेंट टू समथिंग। और इन्वॉल्वमेंट इसके बाद में लगता है विद नाम का प्रेपोजिशन। लेकिन ये विद जो है यहाँ पे नहीं आ सकता, कमिटमेंट बोल रहा है मुझे तो टू चाहिए, माई कमिटमेंट टू समथिंग। तो यहाँ पे पहली एरर ये है प्रीलिम्स लेवल की, आपका टू लगा होना चाहिए था। अब आते हैं मेंस लेवल की दूसरी एरर पे। ये स्ट्रक्चर कैसी स्ट्रक्चर है समझ पा रहे हो आप? हिंटिंग टू विच, क्या है ये टू लगा हुआ है प्रेपोजिशन, बाद में विच लगा हुआ है, क्या स्ट्रक्चर है ये? इसके लिए आपको पढ़ने होंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। अंग्रेजी में अपने पास 4 रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। पहला रिलेटिव प्रोनाउन है हु या हुम, इसको हुज भी बोल देते हैं, जब भी इसकी ज़रूरत पड़े हुज भी इस्तेमाल होता है। दूसरा है विच, तीसरा है दैट, चौथा है वट। एक सिंपल फॉर्मूला आपको बताता हूँ कब कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल आपको करना है। देखिए ह्यूमंस के लिए और ऐसे ह्यूमंस जिनको आप नाम से पुकारते हैं, यानी कि प्रॉपर नाउन्स, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, आप ही का नाम ले लो, राहुल, प्रियंका, समझ गए ना, आप एक यूनिक पर्सन है ना। दुनिया में राहुल बहुत हो सकते हैं, लेकिन आप जो राहुल है वो आप ही हैं। अगर मैं राहुल बोल रहा हूँ और आप वहाँ बैठे हैं तो ऐसा नहीं है सर राहुल बोल रहे हैं तो राहुल तो बहुत होंगे, या नहीं, मैं आपको समझ गए ना एड्रेस कर रहा हूँ। तो जब भी कोई नाम आ जाए किसी आदमी का और उसके लिए कोई आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी हो, तब आप हु या हुम का इस्तेमाल करें। जब कोई आदमी की जगह कोई चीज़ आ जाए लेकिन वो भी एक प्रॉपर नाउन हो, जैसे कोई बिल्डिंग का नाम, शहर का नाम, किसी देश का नाम, इंडिया, यूएस, राजस्थान, गुजरात, अमेरिका, ये सब जो है नॉन ह्यूमन प्रॉपर नाउन्स हैं, इनके लिए आप विच का इस्तेमाल करते हैं। चलो इन दोनों को यूज़ करके देखते हैं। मिस्टर शर्मा हु इज़ या विच इज़ एन अकाउंटेंट इज़ माई नेबर। सेंटेंस इतना ही था, मिस्टर शर्मा इज़ माई नेबर, शर्मा जी मेरे पड़ोसी हैं। बीच में क्या किया, बीच में आपने टांग फंसा दी और एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल दी। शर्मा साहब वो वाले जो एक अकाउंटेंट भी हैं, जो एक मुनीम भी हैं, है ना। शर्मा साहब एक प्रॉपर नाउन है, एक इंसान का नाम है, यूनिक नेम है। इंसानों के लिए, यूनिक नेम्स के लिए आप हु का इस्तेमाल करेंगे। मिस्टर शर्मा हु इज़ एन अकाउंटेंट इज़ माई नेबर। दूसरा सेंटेंस देखो, मिस्टर शर्मा हु या विच यू मेट यस्टरडे इज़ माई नेबर। शर्मा जी मेरे नेबर हैं जिनसे आप कल मिले थे। शर्मा जी जिनसे आप कल मिले थे वो मेरे पड़ोसी हैं। अगेन शर्मा जी के लिए हु का इस्तेमाल होगा, यहाँ हु लगा देता हूँ, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे यू वर्ब है और मेट इसका ऑब्जेक्ट है। भाई आप मिले थे ना, यू मेट यस्टरडे, यहाँ पे हु लगाया था तो हु सब्जेक्ट बना था और वर्ब बनी थी इज। अगर सेंटेंस में हु सब्जेक्ट नहीं बन पा रहा तो मतलब हु आएगा ऑब्जेक्टिव केस में, और वो होगा वर्ब का ऑब्जेक्ट। जिनसे आप मिले थे, मिले वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए हु, हु अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बन जाता है हुज। तो मिस्टर शर्मा, सॉरी हुम यू मेट यस्टरडे इज माई नेबर। समझ पा रहे मेरी बात को? यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, मेट इसकी वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मैच हो गए, लेकिन हु की जरूरत है अभी भी। तो हु अब हुम बन के आएगा, क्योंकि हु के लिए आपने कोई वर्ब छोड़ी नहीं है। पहले वाले केस में इज थी, दूसरे वाले केस में मेट जो है इसकी वर्ब यू की बन चुकी है। तो ये फर्क होता है हु और हुम में। चलो अब तीसरा सेंटेंस देखो, मुंबई हु या विच इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इज इन महाराष्ट्र। मुंबई जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है भारत की, वो है महाराष्ट्र में। मुंबई कोई इंसान नहीं है, लेकिन प्रॉपर नाउन है, एक जगह का नाम है। नॉन ह्यूमंस प्रॉपर नाउन्स के लिए आप इस्तेमाल करते हैं विच का। तो मुंबई विच इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इज इन महाराष्ट्र। अगला सेंटेंस, मुंबई हु विच इंडिया कंसीडर्स इट्स फाइनेंशियल कैपिटल इज इन महाराष्ट्र। मुंबई जिसे भारत मानता है अपनी फाइनेंशियल कैपिटल, वो है महाराष्ट्र में। अगेन वही वाला पेज हुआ। फर्स्ट केस में विच लगा देते और इसकी वर्ब बना देते इज। सेकंड केस में विच लगाएंगे लेकिन इसकी कोई वर्ब नहीं है, यानी विच को भी आपको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना होगा। सब्जेक्ट तो इंडिया हो गया, कंसीडर इसकी वर्ब होगी, विच के लिए कोई वर्ब बची नहीं।
मज़े की बात ये है विच की कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ही नहीं। समझ पा रहे हो, ये सिर्फ हु के साथ चक्कर है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म ले रहा है, विच की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ही नहीं। तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख दो मुंबई विच इंडिया कंसीडर्स। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म बाकी तीनों की सेम है, सिर्फ हु और हुम में थोड़ा सा चक्कर है। तो ये आपने हु और विच समझ लिया। अब समझते हैं दैट कब लगेगा। द टीचर हु विच या दैट इंस्पायर्ड मी द मोस्ट टॉट केमिस्ट्री। वो टीचर जिसने मुझे इंस्पायर किया सबसे ज़्यादा, जिसने मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेरित किया, वो पढ़ाते थे केमिस्ट्री। अब टीचर के लिए लगाना है रिलेटिव प्रोनाउन। टीचर ह्यूमन है, आप सोचोगे मैं हु लगा दूं, लेकिन टीचर का नाम तो नहीं दिया हुआ ना, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। तो क्या लगेगा भाई साहब, दैट लगेगा। टीचर दैट इंस्पायर्ड मी द मोस्ट टॉट केमिस्ट्री। द लेसन्स हु विच या दैट आई वैल्यू द मोस्ट स्टेम फ्रॉम माई लाइफ एक्सपीरियंसेस। वो लेसन्स जिनको मैं सबसे ज़्यादा वैल्यू करता हूँ वो मेरे जीवन के अनुभव से आते हैं। लेसन्स एक नॉन ह्यूमन है, नॉन ह्यूमन्स के लिए विच लगता है, लेकिन लेसन यहाँ पे कॉमन नाउन है, किसी किताब की, किसी, समझ गए ना, प्रॉपर नाउन की बात नहीं हो रही है, किसी आइडियोलॉजी की बात नहीं हो रही है, इसलिए नॉन ह्यूमन लेकिन कॉमन नाउन है, इसलिए दैट का इस्तेमाल होगा। तो प्रॉपर नाउन ह्यूमन हु, प्रॉपर नाउन नॉन ह्यूमन विच, कॉमन नाउन ह्यूमन या नॉन ह्यूमन दोनों के लिए दैट। चलो अब लास्ट बच गया वट। ये कब लगाना है जी? ये तब लगाना है जब आपको नाउन समझ ही ना आए प्रॉपर है कि कॉमन है, क्योंकि नाउन वहाँ दिया ही नहीं होगा। पीपल एन्जॉय हु विच दैट मेक्स देम हैप्पी। लोग एन्जॉय करते हैं उस चीज़ को जो उनको हैप्पी बनाती है। किस चीज़ को? अब आप सोचोगे सर इंसान नहीं है तो विच लगा देता हूँ, दैट लगा देता हूँ। नहीं, वो चीज़ का नाम ही नहीं दिया हुआ, कोई नाउन यहाँ पे एन्जॉय वर्ब के बाद है ही नहीं। जब एंटीसीडेंट हो ही ना उस केस में लगाना है वट। पीपल एन्जॉय वट मेक्स देम हैप्पी। वी मस्ट फोकस ऑन हु विच या दैट मैटर्स द मोस्ट। हमें फोकस करना चाहिए उस चीज़ पे जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। किस चीज़ पे? किस चीज़ पे? चीज़ दी हुई है ना, कोई ह्यूमन है ना नॉन ह्यूमन है ना प्रॉपर है ना कॉमन है। वो चीज़ जब है ही नहीं, गायब है, एंटीसीडेंट है ही नहीं, तो आपको लगाना है वट। अब इसको याद रखने की ट्रिक बता देता हूँ, डिटेल में मैंने समझा दिया आधा घंटा लगा के। याद रखने की ट्रिक ये है, वट जब आता है ना तो उसकी जगह पे थिंक दैट आप ऐसा भी लगा सकते हैं। पीपल एन्जॉय द थिंग दैट मेक्स देम हैप्पी। वी मस्ट फोकस ऑन द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट। तो द थिंग दैट लगा करके आप वट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे वट आएगा वहाँ पे द थिंग दैट भी आ सकता है। शी बिलीव्स हु विच दैट ही सेज विदाउट क्वेश्चन। वो बिलीव कर लेती है, मान लेती है हर वो चीज़ बिना क्वेश्चन के जो वो कहता है। अब वो चीज़ तो लिखी नहीं हुई। शी बिलीव्स एनी थिंग दैट ही सेज विदाउट क्वेश्चन। थिंग है, द थिंग है, एनी थिंग है, तो यहाँ पे द थिंग वाला फिर से फिट बैठ रहा है तो वट का इस्तेमाल हो जाएगा। वी लर्न हेल्प्स अस इम्प्रूव। जो हम सीखते हैं वो हमें हेल्प करता है, मदद करता है इम्प्रूव करने में। क्या वो चीज़ है? वो चीज़ तो दी नहीं हुई। द थिंग दैट वी लर्न हेल्प्स अस इम्प्रूव, या फिर वट वी लर्न हेल्प्स अस इम्प्रूव। वैसे ही द थिंग ही डिड सरप्राइज्ड एवरीवन। जो चीज़ उसने की उसने सरप्राइज कर दिया सभी को। तो वट ही डिड या द थिंग ही डिड सरप्राइज्ड एवरीवन। तो ये है वट की कहानी, जब कोई भी नाउन दिया ना हो। अब देखो यहीं से ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। हिंटिंग टू द थिंग दैट अपीयर्स टू बी अ लिमिटेड फ्यूचर कमिटमेंट। हिंट करते हुए उस चीज़ पे जो अपीयर होती है अमेरिका का कमिटमेंट। समझ गए? तो द थिंग दैट लगेगा तो विच नहीं आएगा, इसकी जगह पे वट आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ टू के बाद में दी नहीं हुई है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, एक बार रिवाइज कर लेना। बड़े आसान शब्दों में फॉर्मूला के साथ आपको सिखा दिया। तो ये हो गई इसमें 2 एरर्स। एक एरर है इसमें वोकैब की, समझ लो। हिंट वर्ब अपने बाद में ऐड लेती है। हिंट ऐड समथिंग। हिंट को पॉइंट करना भी बोलते हैं। जब आप हिंट करते हैं तो किसी चीज़ की तरफ पॉइंट भी कर रहे हैं तो पॉइंट टू आ जाता है। इसलिए गलती में कुछ लोग हिंट के बाद भी टू लगा देते हैं। ही हिंटेड एट समथिंग, ही पॉइंटेड टू समथिंग। ठीक है, तो पॉइंट टू हिंट एट। चलिए यहाँ पे ऐट आ जाएगा, ये एरर नंबर 3। चलिए रैपअप करें क्लास को। अब रैपअप तब होगी जब ये लास्ट वाला क्वेश्चन
खुद से आप करेंगे सॉल्व। जो भी आज सीखा इस सेंटेंस पे अप्लाई होगा, मैंने खुद से बना करके दिया आपको। ही रिमेन्ड कमिटेड टू विच ही स्टूड एंड बिलीव्ड इन एडवोकेटिंग डायरेक्टली फॉर सोशल जस्टिस। बना के देखो, इसमें एरर मिलेगी। कमिट के बाद मैंने टू लगा दिया है, ऑलरेडी लगा चुका हूँ। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाला है, आपके आंसर और मेरा आंसर मैच हो जाएगा। अगर आप डालोगे आंसर तो मैं देख लूँगा, है ना, रिव्यू भी दे देंगे आपको। कितने लोग पकड़ पाए जरूर से कमेंट्स में बताना। अंटिल देन नेक्स्ट क्लास में आपसे होगी मुलाकात। साइनिंग। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।